हम आर्टिकल्स में दो चीजें देखते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग क्या होगा, इसका नाम डेफिनेट क्यों पड़ा? जरूर ये कुछ डेफिनेट काम करता होगा, है ना, इससे किसी डेफिनेट चीज के होने का भाव निकलता होगा। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, है ना। और अगर आप इसमें इन प्रीफिक्स लगा दें तो ये हो जाता है इनडेफिनेट। बी नंबर पे देखें तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो हमारा होता है वो होता है द। ये किसी निश्चित नाउन के पहले आता है, निश्चित कर देता है उस चीज को, उस नाउन को ये निश्चित कर देता है, श्योर कर देता है, सर्टेन कर देता है। कैसे देखें एग्जांपल्स के माध्यम से। तो डेफिनेट का मतलब समझे, एक ऐसा आर्टिकल जो किसी निश्चित नाउन से पहले, जो किसी सर्टेन नाउन से पहले आएगा, है ना, वो सर्टेन होगा, वो निश्चित होगा, अनिश्चित की संभावना नहीं होगी, या अनिश्चितता का बोध नहीं होगा, वो निश्चित होगा, सर्टेन होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला सेंटेंस लिखा है द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। समझने की कोशिश कीजिए। वैसे हाउस कौन सा निश्चित है भाई? हाउस कोई निश्चित है? पता नहीं कितने सारे हाउस है, तो क्या निश्चित है? नहीं, हाउस निश्चित नहीं है। तो फिर द का प्रयोग क्यों हुआ है? द का प्रयोग यहां इसलिए हुआ है क्योंकि जब पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो वह निश्चित हो जाता है। कैसे? कह रहा द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। हम जिस घर में रहते हैं, हाउस इन विच आई लिव, मैं जिस घर में रहता हूं, तो जिस घर में मैं रहता हूं वो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, वह सर्टेन हुआ कि नहीं हुआ, वह घर कैसा है? न्यू। तो जब आपका नाम निश्चित हो जाए, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, तो ये चीज क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है, सर्टेन हो जाती है, निश्चित हो जाती है। इसलिए इससे पहले क्या लग गया है? द। ठीक है। अगर मान लो कहीं पर आपने कोई घर देखा तो आप कहेंगे देयर वाज अ हाउस, वह निश्चित नहीं है ना। लेकिन जिस घर पे आप रहते हो वह तो निश्चित है। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वह निश्चित है, इसलिए हमने क्या लगाया? द हाउस, है ना, वह घर। कौन सा घर? जिसमें हम रहते हैं। अब तो निश्चित हो गया, है ना। कैसा है? नया है। दूसरा देखें, लिखा है दिस इज द पेन। वैसे पेन तो बहुत निश्चित नहीं है ना, पता नहीं दुनिया में कितने सारे पेन है जी, तो ऐसे निश्चित कैसे हो जाएगा? लेकिन ये सेंटेंस कहता है कि इसकी लिखने का जो तरीका है वहां से वो निश्चित है। कैसे? दिस इज द पेन, यह वही पेन है, ऐसे वैसे कोई पेन नहीं, यह वही पेन है। अब निश्चित हो गया। कौन सा पेन? आगे डिटेल दे रहा है, क्या कर रहा है? विच यू गेव मी लास्ट ईयर, जिसको आपने मुझे कब दिया था? लास्ट ईयर दिया था। तो लास्ट ईयर जो आपने पेन दिया था ये वही वाला पेन है, मतलब वह निश्चित हो गया है। तो यहां पर इसलिए क्या लगा है? द पेन। वैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पेन, यह कोई निश्चित नहीं हुआ, है ना, ये तो एक जनरल बात हो गई, है ना, जो कि इनडेफिनेट है। तो हम क्या कहते हैं? दिस इज अ पेन। लेकिन यहां क्या कर रहा है? दिस इज द पेन विच यू गेव मी लास्ट ईयर। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब कभी भी किसी कॉमन नाउन को, कोई भी कॉमन नाउन होगा, हाउस, पेन, टेबल वगैरह वगैरह, तो उस कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग तब किया जाएगा जब उसके आगे उसके बारे में कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई हो। अगर हम कहते हैं दिस इज पेन, तो वहां पर होगा दिस इज अ पेन, लेकिन उस पेन के बारे में आगे कुछ और कहा जा रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? सर्टेन हो रहा है, निश्चित हो रहा है। तो क्या? दिस इज द पेन विच यू गेव मी लास्ट ईयर। इसी प्रकार द हाउस, वही घर, इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूं, इज न्यू, है ना, नया। आगे देखिए लिखा है ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब किसी स्कूल का, हमारे स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, वह तो निश्चितता को दर्शाता है ना, क्योंकि बहुत से प्रिंसिपल तो होते नहीं, कोई एक ही व्यक्ति निश्चित होता है। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसा भी समझ लें कि जो भी पोस्ट होती है, प्रिंसिपल क्या है? एक पोस्ट है ना, तो पोस्ट के पहले द का प्रयोग होता है, चाहे वह पोस्ट पियून का हो, चाहे वह पोस्ट किसी प्रेसिडेंट का हो, है ना, राष्ट्रपति हो या छोटा सा चपरासी हो, जितनी भी पोस्ट होंगी वहां पर क्या होगा? द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द टीचर, द प्रिंसिपल, द डॉक्टर, द कलेक्टर एटसेट्रा। समझ गए आप? तो दो तरीके से आप समझिए। अब यहां पर ये द क्या है? निश्चितता को दर्शाने लगा है। तो इससे पहले कि आप यूं समझे कि सभी पोस्ट के पहले द का प्रयोग होता है, यहां पर इस डेफिनेट का भी मीनिंग आपको जानना
नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप डेफिनेट का मतलब ही नहीं समझ पाए तो फिर पूरी लाइफ में आपका आर्टिकल दिमाग पे बना रहेगा कंफ्यूजन। अगेन देखिए क्या लिखा है, द हिमालयाज इज अ न्यू फोल्डेड माउंटेन। जो हिमालय है वो कैसा है, नया वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ना। दुनिया में जो सबसे नया पर्वत है वो कौन सा है, हिमालय है। हिमालय को माना जाता है दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत है, जबकि अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, द हिमालय। अब हिमालय तो पूरी दुनिया में एक है, तो निश्चितता का ही भाव प्रकट होता है। जब भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिमालय बोलेगा तो हिमालय कहां है, भारत के नॉर्थ में है ना। तो वो निश्चित ही है, इसलिए इसके पहले भी क्या लग रहा है, द हिमालय। हम इसको समझने के लिए ऐसा भी कह देते हैं कि पहाड़ों से पहले या ग्रुप ऑफ माउंटेन या सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो दो तरीके हैं, ये निश्चितता का भाव व्यक्त करता है, और जब निश्चितता बच्चे के समझ में नहीं आती तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि पहाड़ों से पहले द का प्रयोग किया जाता है ना। द हिमालयाज, द एंडीज, इसके अलावा जितने भी हैं है ना, द विंध्याचल, द कैमूर वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हमने यहां पर द का प्रयोग किया है। अब ये निश्चितता को बता रहा है या नहीं बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। चलिए अगेन देखिए क्या लिखा है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है। तो यहां पर समझने की जरूरत है, गंगा भी क्या है, एक निश्चित नदी का नाम है ना। और निश्चित वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी कुछ ऐसी है। कहते हैं कि गंगा की नदी में कीड़े नहीं पड़ते, गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। कुछ इस प्रकार के उसमें बैक्टीरिया या कोई वायरस पाए जाते हैं जो वहां की जो भी गंदगी होती है उसको वो खा जाते हैं, है ना। और खा करके अपना उसी में जीवन यापन करते, उसी में अपनी साइकिल को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर द गंगा अपने आप में एक स्पेशल रिवर है, और ये निश्चित है कि द गंगा मीन्स वही गंगा जिसको भगीरथ लाए थे ब्रह्मा जी के कमंडल से, शिव जी ने जिसको मस्तक पे रखा था। तो ये तमाम बातें क्या हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं, डेफिनेट हो जाती हैं, सर्टेन हो जाती हैं। तो जब भी किसी आप निश्चितता की बात करोगे, कोई भी ऐसा नाम जो निश्चित हो जाएगा उसके ठीक पहले द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जितने वाटर बॉडीज होती हैं, है ना, नदी, तालाब, झील, समुद्र, इन सब के पहले द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो निश्चित हो जाते हैं, है ना। आप कहेंगे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, तो एक ही तो है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो कैसे निश्चित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से जहां भी सर्टेनिटी की बात होगी, निश्चितता की बात होगी, वहां पर इस आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह हैं, उसको हम जब आर्टिकल्स का डिटेल पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। क्लियर। अब अगला हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट पार्टिकल है। तो इनडेफिनिट में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, ए और एन। कुछ लोग इसको अन पढ़ देते हैं, ये अन नहीं है। अन का मतलब होता है यू एन, अन। अन का मतलब होता है नॉट। ये अन नहीं है, एन है। ए साउंड निकलेगा, ए से हमेशा ए साउंड का बोध होता है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल्स के मतलब लिखा है, ही इज एन एनसीसी बॉय, है ना। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो आर्टिकल्स होता है वो काइंड ऑफ एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो यहां देखें, एनसीसी बॉय, पहले बॉय नाउन, इस नाउन से ठीक पहले एनसीसी क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और उस एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या आ रहा है, एन। ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव ही है, ठीक है। अगर आर्टिकल के अलावा कोई अदर एडजेक्टिव आ रहा है और वहां पर आर्टिकल्स भी लगाना जरूरी है, तो वो उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ही इज एनसीसी अ बॉय, ऐसा नहीं होगा, है ना। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ध्यान दें, यहां पर एन का प्रयोग हुआ है, कारण क्या है, एनसीसी। अब एनसीसी के पहले एन का प्रयोग क्यों हुआ है, ए का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, इसको समझ लेना जरूरी है। ध्यान दें, जब भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करोगे तो दीज आर बेस्ड ऑन साउंड, ये साउंड के ऊपर बेस्ड होते हैं। और साउंड इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बाउल साउंड या वॉवेल साउंड, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पर समझना जरूरी, जब आप बाउल साउंड की बात करोगे, इट मींस आ से लेके आहार तक। मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूं,
इसके पीछे लॉजिक है। हिंदी में लिखने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी वर्ड को बोल रहे हो जिसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, उसका साउंड आ से आह के बीच में है तो एन का प्रयोग करो, और अगर उसका साउंड का से ज्ञा के बीच में है तो ए का प्रयोग करो। मतलब एन कहां लगेगा? बाउल साउंड के पहले। ए का प्रयोग कहां होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब ध्यान दे, यहां क्या लिखा है? एनसीसी, एन। एन मत पढ़ देना भाई, एन नहीं है। एन तो कर दोगे तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपसे एबीसीडी पढ़ते नहीं बनता है तो आप आर्टिकल्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? एन, एन। और ये कौन सा साउंड है? बाउल साउंड है, वॉवेल साउंड है। इसके ठीक पहले क्या लगेगा? एन। तो एन, एनसीसी। अगर मान लो यहीं पे लिखा होता बीए, बीएससी, बीसीए, समझ पा रहे हैं, या पीजीडीसीए, तो हम साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाते? ए का प्रयोग करते, है ना। जैसे अ बीए, क्योंकि ब साउंड निकलता है वहां पर, समझ पा रहे हैं। इससे ये मैटर नहीं करता है कि वह उसका जो लेटर है वह ए ई आई ओ यू है या ए बी सी डी ई है ना, उससे मैटर नहीं करता। इस बात को अच्छे समझना है। हमने क्या कहा? साउंड से मतलब है, लेटर से मतलब नहीं है कि बाउल वाला लेटर हो गया ए ई आई ओ यू तो हर बार हम एन लगा देंगे। जी बिल्कुल नहीं, इसको आगे हम लोग समझेंगे। यहां देखिए लास्ट वाला एग्जांपल, यहां क्या लिखा है? अ यूनिवर्सिटी, आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी। अब यहां पर ध्यान दें, यूनिवर्सिटी है तो ये यू से, आपको दिख रहा होगा यू, और हम तो कहते हैं ए ई आई ओ यू, ये बाउल है, बिल्कुल बाउल है। लेकिन हम बाउल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाउल साउंड की बात कर रहे हैं। इसका साउंड क्या निकलता है? यूनिवर्सिटी, यू, या। इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? का से ज्ञा के बीच में आएगा जो कि ए को लेगा। इसको समझ लेना जरूरी है। क्लियर? इसी प्रकार देखें, माय फ्रेंड इज अ लेबोरियस मैन, क्या साउंड निकला? ला साउंड, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। इन द सेम वे देयर वाज अ लायन, एल साउंड अगेन निकल रहा है, क्या लिखा? ए, है ना। सी इज अ गर्ल, ध्यान दीजिए, अ गर्ल, क्यों? क्योंकि ग साउंड निकल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। यहां पर देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो लिखा तो एच है, ए ई आई ओ यू नहीं है, लेकिन साउंड क्या निकलता है? ऑनेस्ट, ऑ। तो इसलिए इससे पहले क्या लगा है? एन ऑनेस्ट मैन। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन दोनों ही किस पर बेस्ड होते हैं? साउंड पर बेस्ड होते हैं। ध्यान दो, लेटर पर नहीं, साउंड पर। मैं फिर कहता हूं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो अनिश्चित होते हैं यह किस पर बेस्ड होते हैं? साउंड पर बेस्ड होते हैं। ए ई आई ओ यू बेस्ड अगर आप कह देंगे तो वह तो लेटर बेस्ड हो गया। मैंने क्या कहा? साउंड बेस्ड। और साउंड बेस्ड मतलब आ से आहा का साउंड निकले, बाउल साउंड निकले तो एन का प्रयोग, का से ज्ञा के बीच में निकले, कॉन्सोनेंट साउंड निकले तो उससे पहले ए का प्रयोग। तो इस प्रकार से आपने देखा डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। इतनी बात क्लियर? हाँ, एक चीज और कह देते हैं, अभी आर्टिकल्स के प्रॉपर यूज, उसका ओमिशन कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है, इसका यूज पूरा का पूरा डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। जब उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखेंगे, आर्टिकल्स। सेकंड नंबर पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इससे क्वालिटी का बोध होगा, है ना। क्वालिटी को क्या बोलते हैं? क्वालिटी का मतलब होता है गुण दोष, है ना। इससे गुण दोष का पता चलेगा। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और क्वालिटी बुरी भी हो सकती है ना। गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बैड क्वालिटीज नहीं होंगी। क्वालिटी का मतलब अगर आप दिमाग में ऐसा बैठाए हैं कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो ये ठीक नहीं है। क्वालिटी दोनों ही तरीके से हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, है ना। जैसे कोई अगर लड़का गुड है उसी क्लास में, तो उसी क्लास में कोई लड़का बैड भी होगा, है ना। कोई बेस्ट है तो कोई वर्स्ट भी होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्वालिटी का मतलब दोनों ही होगा। कौन सी क्वालिटी? गुड और बैड, अच्छी और बुरी, दोनों ही क्वालिटीज की यहां पर बात होगी। ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी की हम बात करेंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल कहता है कि इंडिया इज अ
डेमोक्रेटिक कंट्री। अब किसी कंट्री की क्या क्वालिटी है? डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी को बता रहा है ना? समझ पा रहे हैं बात को? अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से देखें क्या कह रहा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का रूल किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने, है ना? कहा था टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा था, है ना? तो डेमोक्रेटिक कंट्री। और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है? इंडिया है। ये भी आपको जानना चाहिए। तो यहां पर क्या कहा है? उस कंट्री की क्वालिटी क्या है? कि डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक अपने विचारों के लिए स्वतंत्र होती है। पब्लिक अपने राजा को या अपने मिनिस्टर को खुद चुनती है। उसके हाथों में अधिकार होता है, जिसमें वो इलेक्शन यानी कि वोटिंग के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। क्लियर? दूसरा देखें क्या कह रहा है? माई सर्वेंट इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां पर समझना जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है? ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्टी क्या है भाई? ये भी तो क्वालिटी है ना? ईमानदार होना, ईमानदारी तो क्वालिटी है। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि ये क्या है? एडजेक्टिव। और ऑनेस्ट तो पहले ही आप समझ गए हैं। ऑनेस्ट आ साउंड, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग, और यहां डेमोक्रेटिक ड साउंड, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से ए का प्रयोग, है ना? ये आप पहले भी देख चुके हैं। क्या कह रहा है अगला? कहता है दिस कैप इज रेड। ये जो कैप है, कैप कैसी है? रेड है। तो रेड क्या है? उस कैप की क्वालिटी है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैप तो दूर है और रेड तो उससे भी दूर है, दोनों में तो कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो आप, जब हमने एडजेक्टिव की पोजीशन पढ़ा था तो हमने आपको वहां पर बताया था कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो प्रकार से, उनकी दो प्रकार से पोजीशन होती है। एक तो जब वह अपने साथ किसी नाउन को लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट अपने साथ मैन को ले रहा है, डेमोक्रेटिक अपने साथ कंट्री को ले रहा है। और एक जब वो सिंगल आते हैं, तो जब वो अपने साथ किसी नाउन को ले ले तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। कौन सा? एट्रीब्यूटिव। याद करो, एट्रीब्यूटिव का मतलब विथ नाउन। मैन यहां पर क्या है? नाउन है, तो नाउन के साथ। और अगर वो अकेला आ रहा है, सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है, तो क्या है वो? प्रेडिकेटिव, है ना? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये आपको ध्यान रखना ही होगा। चलिए, यहां पर क्वालिटी किसकी है? कैप की। दिस कैप इज रेड। तो जो कलर है वह भी कहीं कहीं क्वालिटी बताता है। वैसे कलर तो नाम भी है ना? रेड इज अ नेम ऑफ अ कलर। वह एक कलर का नाम है, तो नाम भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां पर क्या कर रहा है? उस कैप के बारे में बता रहा है, तो कैप की क्वालिटी होगी। ठीक, अगर मैं कहूं कि माई शर्ट इज येलो या दिस इज येलो शर्ट, समझिएगा, तो ये क्या है? शर्ट की क्वालिटी होगी। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज अ रेड कैप। यह एक लाल रंग की टोपी है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हमने क्या किया? यहां पर प्रेडिकेटिव यूज देख लिया है, ताकि आपको पीछे वाली चीज भी एक बार रिवाइज हो जाए, याद रहे। अगला देखिए, लिखा है दिस ग्राउंड इज मडी। ग्राउंड कैसा है? मडी। मड, मड मतलब कीचड़, तो ग्राउंड कैसा है? कीचड़ युक्त है। तो यह भी क्या है? एडजेक्टिव है। और किस प्रकार का यूज हुआ है? प्रेडिकेटिव। यह भी क्या है? प्रेडिकेटिव यूज है। क्लियर? समझ पा रहे होंगे आप? ग्राउंड की क्या बताई जा रही है? क्वालिटी। ग्राउंड की क्वालिटी कैसी है? सुंदर, खूबसूरत नहीं बताया जा रहा है, ब्यूटीफुल नहीं बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? मडी, कीचड़ी। अब मडी क्या है? गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी? तो आप कहेंगे बैड क्वालिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी क्वालिटीज होंगी उसमें अच्छी क्वालिटी हो सकती है और बैड क्वालिटी भी हो सकती है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्ट मैन होना क्या है? गुड क्वालिटी है। मडी क्या है? बैड क्वालिटी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है महाराणा प्रताप वाज अ ब्रेव किंग। अब देखो, किंग से पहले नाउन यहां पर है ये, और उससे पहले क्या है? ब्रेव शब्द का प्रयोग हुआ। अब ब्रेव एक क्वालिटी है ना? बहादुरी, बहादुर होना, ये तो किसी इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी आई थिंक हो सकती है। करेजियस होना, साहसी होना, बहादुर होना, ये तो बहुत बड़ी क्वालिटी हो सकती है। और वही महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति की, है ना, जिन्होंने अकबर को नाको चने चबा दिए, परंतु अपनी हार स्वीकार नहीं की। हाँ, ये और बात है, इतिहासकारों ने, मुगलों का शासन था तो मुगलों ने अपने हिसाब से हिस्ट्री को लिखा, वो अलग मैटर है। लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में अगर सोचो कि साम्राज्य किसी और का हो, इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप की इतनी बखान की गई हो, तो निश्चित रूप से बंदे में क्वालिटी तो रही होगी, है ना? इनके घोड़े का नाम था चेतक, है ना? और कहते हैं वो कि हवा से बातें करता था, है ना? हाँ, नजरें
नजरों से भी ज्यादा तेज भागता था। खैर चलिए, तो क्या कह रहा है यहां पर? ब्रेव। और ब्रेव क्या हुआ यहां पर? एडजेक्टिव हुआ। आगे बढ़ते तो आप समझ पा रहे हो क्वालिटी कैसे है ना? यहां पर जितनी भी चीजें सब क्वालिटी है। इट इज अ स्मॉल इन साइज, यह साइज में कैसा है? स्मॉल। तो ये जो स्मॉल है ये क्या है? एडजेक्टिव है। किसी, इट क्या है? कोई वस्तु होगी, कोई चीज होगी, इट का प्रयोग है ना नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। तो कह रहे इट इज स्मॉल, यह छोटा है। अब छोटा क्या है? ये भी क्वालिटी है। छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, ये सब क्या है? क्वालिटी के अंतर्गत आएंगे। तो आप समझ गए होंगे। और ये भी क्या है? प्रेडिकेटिव यूज है, क्योंकि स्मॉल के बाद उस नाउन का नाम नहीं है। स्मॉल पेन है, स्मॉल बुक है, स्मॉल स्टिक है, क्या है ये नहीं बताया गया। तो ये भी क्या है? प्रेडिकेटिव यूज है। अगला देखें क्या लिखा है? सी हैड स्वीट वॉइस। वॉइस एक नाउन है, ठीक है? कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहां पर क्या करें? स्वीट, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो समझ पा रहे होंगे आप कि ये भी क्या है? क्वालिटी है ना? जो वॉइस है, जो आवाज है, आवाज की क्वालिटी क्या है? स्वीट, मेलोडियस, है ना, मधुर। चलिए आगे, अगला है अलेक्जेंडर वॉज नॉट अ फुलिश स्टूडेंट। ये नाउन हो गया आपका, और ये क्या है? एडजेक्टिव हो गया। अब फुलिश किस प्रकार का नाउन यूज है इसमें? एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव? तो आप पाएंगे इसके ठीक बाद नाउन है अगर, तो यह एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है? क्वालिटीज हैं। हमने पहले कह दिया है वो गुड हो सकता है या फिर बैड हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है? क्वालिटी है। तो कोई ऐसा एडजेक्टिव जब क्वालिटी को शो कराए, वह क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अथवा इसी को कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसी को? कहां पे लिख दूं? यहां पे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो इसके दोनों एक ही मतलब है दोनों। जब क्वालिटी शो कराए, गुण या दोष बताए, है ना? मैंने गुण और दोष दोनों लिखे। गुण मतलब गुड, दोष मतलब बैड। क्लियर? ताकि हमारा वीडियो लेंदी ना होने पाए, हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैट्स ऑफ।